मिलिट्री कोर्ट्स क्या होती हैं और क्या पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स ताज़ा बनी है और 9 मई और 10 मई के वाक़यात के बाद बनी हैं या ये पुरानी चली आ रही हैं। और एक जो खसूसी अदालतें बनी थी 21वें तरमीम के तहत वो कौन सी हैं और ये जो अदालतें इस वक्त काम कर रही हैं ये कौन सी हैं और जो आर्मी के अंदर पुरानी अदालतें चल रही हैं वो कौन सी हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि ये हमेशा के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म कर दे? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है? क्या अफवाज पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के खात्मे को बर्दाश्त कर लेगी? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। पाकिस्तान में दो किस्म की मिलिट्री कोर्ट्स चल रही हैं। एक मिलिट्री कोर्ट वो है जो पाकिस्तान के क़याम से पहले से स्टार्ट हुई थी। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश आर्मी बने तो इस आर्मी ने कुछ खसूसी अदालतें क्रिएट की थी जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स कहते थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो ये मिलिट्री कोर्ट्स चलती रही। ये पाकिस्तान में चलती रही और इंडिया में चलती रही। तो इंडियन आर्मी जो वो भी इन मिलिट्री कोर्ट्स के तहत काम कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ये मिलिट्री कोर्ट्स जो 1947 से चल रही हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जहाँ जहाँ अफवाज हैं वहाँ पे ये मिलिट्री कोर्ट्स भी मौजूद हैं। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं ये डिफरेंट हैं और ये हर वक्त काम करती रहती हैं और इनका काम ये होता है कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर या फ़ौज के अंदर या फ़ौज के कैडर्स के अंदर किसी जगह भी कोई जुर्म हो तो उनमें से जो मुल्ज़म हो उसे पकड़ के मिलिट्री कोर्ट के सामने पेश किया जाए और मिलिट्री कोर्ट बाकायदा कानून के मुताबिक उसका मामला सुन के, उसके दलाइल सुन के, उसके वकील को पेश करने की इजाज़त दे के फिर फैसला करें उनके बारे में। और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये कन्वेंशनल मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं और ये हर वक्त चलती रहती हैं और इसका ताल्लुक किसी आइनी तरमीम के साथ नहीं है। ये 1973 के कानून में भी हैं, फिर 1952 के कानून में भी थी, फिर 1967 में जनरल अयूब खान साहब के दौर में भी इसके अंदर कुछ तरमीम की गई। तो पाकिस्तान का जब भी आइन बना उस आइन के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स थीं। अब ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये करती क्या हैं? इनके पास 3 किस्म के मुकदमात आते हैं और इन 3 किस्म के मुकदमात को ये मिलिट्री कोर्ट सुनती हैं। पहली बात, अगर फ़ौज के अंदर कोई जासूस हो जिसने फ़ौज के राज किसी दूसरे मुल्क को दे दिए हों या वो जासूसी करता हो पकड़ा जाए तो ये मिलिट्री कोर्ट उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करती है। और अगर कोई बाहर का बंदा मसलन कोई सिविलियन आदमी अगर किसी फ़ौजी अफसर के साथ मिल के जासूसी कर रहा हो तो फिर उस सिविलियन का भी ट्रायल इसी मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलता है। दूसरा, सबोटाज करना कि किसी भी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको नुकसान पहुंचाना, उसके ऊपर हमला करना, उसको तबाह करने की कोशिश करनी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पास कर दी, इसके जो मुल्ज़म होते हैं उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट्स में चलता है। जैसे कि पेशावर के अंदर था, जैसे कि मर्दान के अंदर था, जैसे कि मियांवाली के अंदर था, या जैसे कि लाहौर कोर कमांडर की रहाइश का थी। और इसके ऊपर कोई बंदा हमला करे, उसको तबाह करने की कोशिश करे, उसे तबाह करे और वो अगर फ़ौजी हो तो उसका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलता है और अगर वो सिविलियन हो तो तब भी उसका केस मिलिट्री कोर्ट में चलता है और उसको वहाँ गिरफ़्तार करके मिलिट्री के हवाले किया जाता है बाकायदा और फिर मिलिट्री अपने कानून के मुताबिक उसको सज़ा देती है। और तीसरी चीज़ होती है वो कि जो जूनियर अफसर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के अंदर, या सिपाही हैं या फ़ौजी हैं या फिर वो लोअर ऑफिसर्स हैं, उनको बड़े ऑफिसर जो या फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ उभारना, उन्हें ये कहना कि आप बगावत कर दें, जैसे म्यूटनी कहते हैं। तो बगावत के लिए किसी अफसर को उभारना, उसका ये भी एक सीरियस जुर्म होता है और इसका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलता है। और ये केस वही है जो शहबाज गिल साहब के ऊपर शुरू किया गया था और शहबाज गिल साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था कि ये म्यूटनी फैला रहे थे, ये फ़ौज के अंदर बगावत फैलाने की कोशिश कर रहे थे और उनका जो बयान एयरवे पे चला था उसको उस ज़ाविये से देखा गया था और फिर उसके बाद उनके ऊपर बाकायदा मुकदमात बने थे। तो अब ये तीसरा जुर्म है जो मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत इख्तियार करता है और वहाँ पे जो मुल्ज़म होता है उसको सज़ा दी जाती है। तो ये जो 3 जराइम हैं इसके तहत जो कोर्ट्स हैं मिलिट्री कोर्ट्स, वहाँ पे इनके बारे में दलाइल दिए जाते हैं और फिर मुल्ज़म को फ़िक्स करके उसके जराइम को फ़िक्स करके फिर उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती है। और ये जो मिलिट्री कोर्ट है ये एक स्पेशल कोर्ट नहीं है, ये हर वक्त चलती रहती है। अब एक दूसरी कोर्ट्स थी जो स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स थी और ये स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स 2015 में बनी थी। अब 2015 में बनने की इसकी वजूहात क्या थी?
आपको याद होगा कि एपीएस का वाक़या हुआ था और उस वक्त इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा धरना दिया हुआ था। उसी दौरान पेशावर के अंदर एपीएस का वाक़या हुआ जिसमें दहशतगर्दों ने बच्चे थे एपीएस के, उनको शहीद कर दिया और कुछ टीचर्स को भी शहीद कर दिया। बहुत बड़ा सानहा था। उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर डिबेट हुई और उस डिबेट के तहत स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की इजाज़त दी गई थी और फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको कबूल कर लिया था। फिर ये कानून बन गया था और उस वक्त आपको याद होगा कि रज़ा रुबानी साहब ने रोते हुए, उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा कि हम अब मजबूर हो गए हैं इसकी इजाज़त देने की, जबकि मैं इसके ख़िलाफ़ था। और जब ये मिलिट्री कोर्ट्स वो बनी थी और उसका मकसद ये था कि जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं उन सबको सज़ा दी जा सके, क्योंकि कोई जो आम सिविलियन अदालत है वो इस किस्म के केस लेने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ये कानून पास हुआ और वो अदालतें 2 साल के लिए बनी थी, आपको याद होगी, और इसको 21वीं तरमीम कहते हैं। 21वीं तरमीम के तहत 2 साल के लिए वो स्पेशल अदालतें बनी थी और उन अदालतों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था और उस वक्त 2015 में एक फुल कोर्ट बेंच बैठा था जिसमें 17 जजेस शामिल थे और उन 17 जजेस ने तवील दलाइल सुनने के बाद उनमें से 11 जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत कर दी थी और 6 जजेस ने उसके खिलाफ फैसला दिया था और वो फैसला 6/11 के तहत वो फैसला हो गया था और फिर उन मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त दे दी गई थी। फिर उन मिलिट्री कोर्ट्स में तोसी भी हुई थी। अब याद रखें कि वो जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी कार्रवाई और अपना वक्त मुकम्मल कर लिया है। लेकिन ये जो आम मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये आज भी चल रही हैं, ये इससे पहले भी चल रही थी और ये दुनिया में जहाँ जहाँ मिलिट्री मौजूद है वहाँ पे ये मिलिट्री कोर्ट्स भी मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि ये जो मुलज़म 9 मई और 10 मई को पकड़े गए, इनके जो जराइम हैं, क्या इनके मुताबिक उन जराइम के मुताबिक जो कोर्ट्स बनी है, क्या वो कोर्ट्स वो हैं जो 2015 की 21वीं तरमीम के तहत बनाई गई थी, या फिर वो उनका केस जो है वो स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा है जो आम रूटीन के मुताबिक चल रही है। तो मेरी इतलात के मुताबिक इनका केस उन मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहा है जो 1947 से चल रहे हैं, जिनका इस जो 21वीं तरमीम है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म किया जा सकता है? हाँ, ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और आइन में तरमीम करने के लिए आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो आप फिर इस मामले को टैकल नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कानून नहीं बना सकती, याद रखिएगा, ना ही वो को कानून सस्पेंड कर सकती है। तो अगर आपने कानून बनाना है तो फिर आपको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट के पास से फिर 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, फिर जाके आइन के अंदर वो तरमीम कर सकेगी। फिर ये जो आम मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और इसके बाद ये जो तीनों जराइम है कि जासूसी का जुर्म है, सबोटाज का जुर्म है या फिर सबवर्जन का जुर्म है जो शहबाज गिल साहब ने किया था, फिर इन तीनों जराइम के केसेस भी आम सिविलियन कोर्ट्स में चलेंगे। लेकिन वो जो स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स थी जो दहशतगर्दी से निपटने के लिए, जिसके अंदर एपीएस के वाक़यात में मुलवस मुलज़मान थे, या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ दहशतगर्दों ने, आपको याद होगा कि पाक फ़ौज के जवानों के सर काट के उनके साथ फुटबॉल खेला था और उनके केसेस जो थे उस वक्त उन कोर्ट्स में चले थे और वहाँ पे उनको सज़ा हुई थी। और इसमें कोई शक नहीं कि पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने वो जो स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी उनके मुलज़मान को रिहा करने का हुक्म दे दिया था और उस वक्त एक खासा क्राइसिस पैदा हुआ था और ये क्राइसिस एक बार 2019 में पैदा हुआ जब फाटा के अंदर जो सेंटर्स थे उनके अंदर जो मुलज़मान थे उनके बारे में उन्होंने फैसला किया था, क्योंकि फाटा और पाटा का मर्जर हो गया था और उसके बाद वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ गए थे। और दूसरा फैसला उन्होंने 2020 में किया था और 2020 में फैसला उन्होंने उस वक्त किया था जब ये स्पेशल मिलिट्री कोर्ट जो 21वीं तरमीम के तहत बनी थी, उनके जो मुलज़मान थे उनका केस हाई कोर्ट में पहुंचा था और जस्टिस वक़ार साहब ने फौरी तौर पे उनका केस सुन के और उन सब को रिहा करने का हुक्म दे दिया। तो उसकी बैकग्राउंड ये है कि जस्टिस वक़ार सेठ साहब को थ्रेट्स थी और उनके ऊपर एक कातलाना हमला भी हो चुका था और जस्टिस वक़ार सेठ साहब का ख्याल ये था कि अगर उन्होंने ये काम ना किया तो फिर उनकी फैमिली और उनकी अपनी जान जो है वो महफूज नहीं रह सकेगी और उस ख़तरे के पेश नज़र उन्होंने फौरी तौर पर फैसला कर दिया। और उसके बाद आपको याद होगा कि फ़रोग़ नसीम साहब जो उस वक्त वज़ीर कानून थे, उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस वक़ार सेठ साहब का जो दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इशू ले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे आर्डर दे दिया था हाई कोर्ट के फ़ैसले को, यानी कि वक़ार सेठ साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, और उसके बाद फिर दोबारा उसकी हेयरिंग नहीं हो सकी। ये उसकी बैकग्राउंड है। अब सवाल ये है कि ये जो सारे लोग हैं, मतलब दहशतगर्द हों
या फिर ये लोग जो जासूसी में पकड़े जाते हैं या सबोटाज में पकड़े जाते हैं या सबवर्जन में उनको गिरफ्तार किया जाता है, इनके केस सिविलियन अदालतों में क्यों नहीं चलते? पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी के मामले में जो दहशतगर्द होते हैं वो बड़े तगड़े होते हैं, उनका बड़ा लिंक होता है और आम अदालतों में जब केस चलते हैं तो वो जजेस को फ़ोन करके दहशतगर्द जो हैं वो उनको थ्रेट करते हैं और उसके बाद जजेस उस केस को सुनने से इनकार कर देते हैं। बल्कि जनरल राहील शरीफ और जनरल बाजा साहब के दौर में ऐसे वाक़यात भी हुए कि जजेस ने आर्मी चीफ के साथ राब्ता करके उनसे ये कहा था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम अपने बच्चों की सलामती को ख़तरे में नहीं डाल सकते, लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास इस्तात नहीं, ना हमारे पास सिक्योरिटी है, ना ही हम गुज़ारे कोई सिक्योर एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ये लोग हमारी फैमिलीज़ तक पहुंच चुके हैं और ये अब हमें थ्रेट्स कर रहे हैं। तो उस वक्त भी ये दोनों जो आर्मी चीफ्स थे, इन्होंने जजेस को सिक्योरिटी भी दी थी और फिर जजेस की दरख्वास्त पे कुछ केसेस जो हैं वो शिफ्ट भी किए गए थे मिलिट्री कोर्ट्स में, क्योंकि अब फ़ौज के पास ये एक सहूलत होती है कि जब इनके किसी अफसर के बारे में कोई थ्रेट अलर्ट जारी होता है या उसकी सलामती को ख़तरे में डलता हुआ महसूस किया जाता है, तो फिर उसे ट्रांसफ़र करके किसी और जगह भेज दिया जाता है। और फ़ौज इतना बड़ा इदारा है कि उसको किसी दूसरी जगह पे उस अफसर को ट्रेस करना इतना आसान काम नहीं होता। तो फ़ौज इस तरह करके अपने अफसरों को बचा लेती है। लेकिन जहाँ तक जजेस का मामला है, जजेस ज़ाहिर है उन्होंने उसी एनवायरनमेंट में रहना होता है। अगर पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं तो पंजाब के अंदर ही रहेंगे और सिविलियन को ट्रेस करना ज़ाहिर है आसान काम होता है, तो दहशतगर्द उन्हें ट्रेस कर लेते हैं। एक वजह ये। और दूसरी वजह यह है कि जब आर्मी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी और जब वो सिविलियन अदालतों में चलेंगी तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, जिन्हें ओपन नहीं किया जा सकता। और जब सिविल अदालत होगी, जब उसके अंदर ये बताया जाएगा कि जासूस का ताल्लुक किस डिपार्टमेंट के साथ था, उसने क्या क्या राज लीक किए, तो फिर वो जो आर्मी का सिस्टम है, जो स्टेट का सिस्टम है, वो ओपन हो जाता है और वो ज़ाहिर है फिर दुश्मन तक पहुंच जाता है, जिसे ज़ाहिर स्टेट कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। लिहाजा इसलिए इनके केस जो है सीक्रेट चलते हैं और वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं कि ताकि राज बाहर ना निकल सकें और कुछ चीज़ें लीक ना हो। और अब अगर वो सिविलियन कोर्ट्स में चलेंगे तो वो राजों को राज रखना इतना मुमकिन नहीं। अब एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जो मिलिट्री कोर्ट्स में चलने वाले मुकदमात हैं, क्या वहाँ पे उनको बाकायदा इंसानी हकूक़ के तहत उनको सहूलतें दी जाती हैं? मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन भी है, मेरा मुताला भी है, मेरा मुशाहिदा भी है कि फ़ौज बाकायदा सहूलत फ़राहम करती है। मसलन कोई भी मुल्ज़म अगर उसका केस मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है तो वो दुनिया के किसी भी कोने से अपने लिए वकील हायर कर सकता है, इवन वो बाहर से भी वकील ला सकता है और उस वकील को बाकायदा मौका दिया जाता है कि वो आके कार्रवाई का हिस्सा बने। दूसरा, कोई भी शख्स जिसका ताल्लुक उस मुल्ज़म की फैमिली के साथ है, वो अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है। वो जाके मुकदमे को सुन सकता है कि क्या वाकई मेरा जो अजीज़ है उसके साथ ड्यू प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर इसके साथ साथ जब ये सज़ा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट में से, तो फिर एक हायर अथॉरिटी होती है जो मेजर जनरल के लेवल पे होती है, वहाँ पे वो अपील करता है और इस अपील के बाद ये अपील आर्मी चीफ के पास भी जाती है। आर्मी चीफ से भी अपील की जा सकती है और अगर वहाँ आर्मी चीफ की तरफ से भी रिजेक्शन हो जाए तो फिर ये हाई कोर्ट के अंदर अपील की जा सकती है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपील की जा सकती है। लिहाजा वहाँ पे पूरे इंसानी हकूक़ के तहत हर मुल्ज़म को बाकायदा राय दी जाती है कि आप किसी भी फोरम पे इस कार्रवाई को चैलेंज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपनी सहूलियात, अपनी फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं, जो आपके राइट्स हैं आप उनको हासिल कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि सारे मामले में जब मिलिट्री कोर्ट्स का इशू चल रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मौक़िफ़ को क्यों नहीं सामने रखती कौम के, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखती कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है 1947 से चल रही हैं, तो हम इसको ख़त्म क्यों नहीं कर सकते। तो उसकी मेन वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान अपने आप को इस इशू में इंडल्ज नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फ़ौज के दरमियान लड़ाई हो रही है तो हमें इस लड़ाई में कूदने की क्या ज़रूरत है। इसलिए आपको हुकूमत किसी जगह पे ये मौक़िफ़ पेश करती हुए नज़र नहीं आ रही। लिहाजा मेरी जो दरख्वास्त है वो यही है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए और ये जो कन्फ्यूजन है मिलिट्री कोर्ट्स की, इसे दूर करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये तस्लीम कर चुकी है कि मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई और बैरियर्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएँ, ताकि ये जो 9 मई और 10 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस थे, जिनको फ़ौज ने गिरफ़्तार किया हुआ है, और ये 102 जो लोग हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके दरमियान कुछ बफर जोन्स क्रिएट किए जाएं, कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं, ताकि इनको कहीं ना कहीं से कोई रिलीफ मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले तो ये याद रखें
कि इस कानून को ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि इस कानून को ख़त्म किया नहीं जा सकता, और अगर कर दिया गया तो फिर सिविलियन कोर्ट्स में ये सारे मुकदमे नहीं चल सकेंगे। तो दूसरा ये है कि कुछ वो नए फीचर्स मुतारफ़ करवाना चाहती है। वो चाहती हैं कि कम से कम ये जो 102 लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की जाए तो इन्हें ज़्यादा इंसान समझ के इन्हें कुछ ज़्यादा ही हकूक़ दे दिए जाएँ। तो ये सारा कज़िया है, ये सारा इशू है। इसके अलावा कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि जिसको सामने रखा जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट और अफ़वाज पाकिस्तान एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं, और ये जो आमने-सामने खड़ा होने का प्रोसेस है, उसके पीछे सिर्फ लाहौर के वो लोग हैं जिनका ताल्लुक एलीट फैमिलीज़ के साथ है, और इस बार क्योंकि एलीट फैमिलीज़ फंसी हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ये नहीं चाहते कि इनकी एलीट फैमिलीज़ को तकलीफ़ हो, क्योंकि सब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, इन सब के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं, और ये नहीं चाहते कि इनके बच्चों को भी नुकसान पहुँचे। तो सिर्फ मसला सिंपल ये है कि अगर ये मामला लाहौर का ना होता है और इसमें एचिसन से ये जो एचिसन के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके बच्चे ना होते, या ये आपस में लिंक्ड ना होते, तो शायद ये इशू बनता ही ना। अब क्योंकि इनका अपना इशू है तो उस वजह से ये सारा मामला चल रहा है, वरना ये जो अदालतें हैं 1947 से चल रही हैं, और अब तक ये हज़ारों फैसले दे चुकी हैं, और किसी भी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह हेयरिंग नहीं की।